रिवेटेड जॉइंट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, फेल्योर्स ऑफ ए रिवेटेड जॉइंट। इसका मतलब अगर रिवेट्स को यूज करके कहीं पर जॉइनिंग की गई है, कोई जॉइंट बनाया गया है और ऐसे कंपोनेंट्स पर अगर कोई लोड अप्लाई हो रहा है तो उस लोड की वजह से वो रिवेटेड जॉइंट कितने तरीक़ों से फेल हो सकता है, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पुटअप होता है। तो 4 तरीके होते हैं किसी भी रिवेटेड जॉइंट को फेल होने के लिए। फर्स्ट है टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट एन एज। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 प्लेट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, जिन्हें आपस में रिवेट के थ्रू जॉइंट किया गया है। रिवेट का डायमीटर है d, यानी कि रिवेट के शैंक का डायमीटर। इसमें मार्जिन कहा जाता है स्मॉल m को। मार्जिन का मतलब होता है रिवेट के सेंटर से प्लेट के एज तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है मार्जिन। तो अगर मार्जिन कम हो, अगर मार्जिन ज़रूरत से कम हो तो होगा क्या कि जब इन प्लेट्स पर लोड अप्लाई किया जाएगा तो ये रिवेट इस प्लेट को टीयर करने की कोशिश करेगा, और अगर मार्जिन कम होगा तो ये रिवेट इस प्लेट को टीयर ऑफ कर देगा और ये वाली प्लेट निकल कर चली जाएगी बाहर। इस तरह से जो पर्पज़ था वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं फेल्योर ड्यू टू टीयरिंग ऑफ प्लेट। इस टाइप के फेल्योर्स को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर मार्जिन देना ज़रूरी है। तो जो भी हमको मार्जिन देना है रिवेटेड जॉइंट में, वो एटलीस्ट रिवेट के डायमीटर का 1.5 टाइम्स होना चाहिए। यानी कि अगर मार्जिन 1.5 टाइम्स d या इससे ज़्यादा होगा तो ऐसे जॉइंट में फेल्योर नहीं होगा ड्यू टू टीयरिंग ऑफ प्लेट एट एन एज। तो काफ़ी सिंपल है, इसको एक हम थंब रूल भी बना सकते हैं कि जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो मार्जिन को एटलीस्ट 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ रिवेट ज़रूर कंसिडर करके चलेंगे। सेकंड है टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस ए रो ऑफ रिवेट्स। अब की बार क्या है कि हमने प्रॉपर मार्जिन प्रोवाइड करा दिया है, तो प्लेट के एज के साइड में अब टीयरिंग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है। फिगर में देखें, 2 प्लेट है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। दोनों प्लेट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है और इन दोनों प्लेट्स को आपस में रिवेट के थ्रू ज्वाइन किया गया है। अब अगर लोड डिफरेंट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं और सफिशिएंट मार्जिन है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस लोड की वजह से सीम के अलोंग, यानी कि जो एक रो बन रही है रिवेट की, उसके अलोंग प्लेट टीयर कर जाए, क्योंकि प्लेट के रिमेनिंग पोर्शन में तो सॉलिड मटेरियल है, लेकिन जहाँ रिवेट्स बनाए गए हैं, जहाँ सीम है रिवेट का,
वहाँ पर बीच बीच में होल क्रिएट किया गया है टू पुट अप द रिवेट्स, इसलिए वहाँ का मटेरियल कमज़ोर होता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि रिवेट के सीम के अलोंग प्लेट टियर कर जाए। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि प्लेट का इतना हिस्सा एक तरफ चला जाएगा और रिमेनिंग प्लेट और ये पोर्शन दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर फेल्योर हुआ ड्यू टू टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस ए रो ऑफ रिवेट, तब भी जो जॉइंट है वो फेल हो गया, क्योंकि जॉइंट का पर्पज ये है कि दोनों प्लेट्स एक दूसरे के साथ में रहें। यहाँ पर स्मॉल p है पिच ऑफ रिवेट, यानी कि सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वन रिवेट एंड एडजेसेंट रिवेट ऑन द सेम रो। यहाँ रो का मतलब रो और कॉलम से नहीं है, ये सीम के अलॉन्ग है। सीम मतलब एक ही लाइन के अबाउट जितने रो लगे हैं, जितने रिवेट्स लगे हैं, उसको बोला जाता है कि वो रिवेट का रो है। जैसे इसी फिगर में दो रिवेट्स दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग हैं। इसका मतलब ये कि ये एक रो फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। तो P हो गया पिच, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट रिवेट्स ऑन द सेम रो। और जो रिवेट का डायमीटर है वो है D, तो ये डिस्टेंस हो गई D/2 और ये डिस्टेंस हो गई D/2, और ये टोटल डिस्टेंस है P यानी कि पिच। तो देखिए जो मेटालिक पोर्शन बीच में बच रहा है दोनों रिवेट्स के बीच में, इसका विड्थ कितना होगा? P - D। यहाँ पर हमको ये देखना है कि अगर रो के अक्रॉस टीयरिंग हो रही है तो प्लेट का कितना मटेरियल, प्लेट के मटेरियल की कितनी एरिया इस टीयरिंग को रेजिस्ट कर रही है, प्रिवेंट कर रही है। या ये हम कह सकते हैं कि प्लेट की किस एरिया को टीयर होना पड़ेगा तब जाके ये फेल्योर होगा पर यूनिट पिच लेंथ। एक पिच लेंथ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर भी ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो हमको मेटालिक पोर्शन मिल रहा है वो है P - D विड्थ और T है थिकनेस। जब इस पूरे एरिया को टीयर कर देगा लोड, तभी प्लेट एक दूसरे से अलग होंगी, क्योंकि हम लोग पर पिच लेंथ की बात कर रहे हैं। सेम यही फिनोमिना हर दो रिवेट्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग एरिया है वो है P - D × T। हम एज्यूम कर लेते हैं कि P है पिच ऑफ रिवेट, D है डायमीटर ऑफ रिवेट होल, T है थिकनेस ऑफ प्लेट एंड सिग्मा T परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द प्लेट मटेरियल, यानी कि प्लेट जिस मटेरियल का बना है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टीयर होने के लिए जो रेजिस्टिंग एरिया है वो है P - D × T। तो अगर हम स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है लोड। इसी लोड को कहा जाता है टीयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट। इसलिए हम टीयरिंग रेजिस्टेंस यानी कि PT को लिख सकते हैं टीयरिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाई परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो फार्मूला आएगा P - D × T × सिग्मा T, यानी कि उस प्लेट की जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो इतनी है P - D × T × सिग्मा T। इसका मतलब इतना लोड वो प्लेट
बियर कर सकता है विदाउट एनी फेल्योर। तो जो अप्लाइड लोड है P, अगर उसका मैग्नीट्यूड PT से कम होगा या PT के बराबर होगा तब तक तो मटेरियल में कोई टीयरिंग नहीं होगी क्रॉस द रो। लेकिन अगर ये लोड का मैग्नीट्यूड PT से ज़्यादा हो गया, टीयरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया, तो फिर प्लेट अपने आप को सेफ नहीं रख पाएगा और वो टीयर कर जाएगा। तो यहाँ जो PT वाला फार्मूला है इसको हम डाटा बुक से नोट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसको तो याद भी होना चाहिए, या फिर हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फाइंड आउट भी कर सकते हैं। हालांकि डाटा बुक में सारे फार्मूले गिवन होते हैं। जो थर्ड फेल्योर है वो है शेयरिंग ऑफ द रिवेट्स। अगर हमने प्रॉपर मार्जिन प्रोवाइड कराया है तो मार्जिन की वजह से अलोंग द एज ऑफ प्लेट टीयरिंग नहीं होगी। अगर प्लेट का मटेरियल ऐसा है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है तो टीयरिंग अक्रॉस द रो ऑफ रिवेट भी नहीं होगा। तब फेल्योर कैसे हो सकता है? तब फेल्योर हो सकता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ द रिवेट्स, यानी कि रिवेट ही शेयर कर जाए। जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं, जो फर्स्ट फिगर है वो है लैप जॉइंट का, जहाँ एक प्लेट दूसरी प्लेट को ओवरलैप कर रही है और इनको रिवेट से ऐड किया गया है। तो जब दोनों साइड पे फोर्स लगेगा दोनों प्लेट पे तो होगा क्या, इनिशियली तो ये रिवेट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक ही जगह पे थे, लेकिन लोड की वजह से यहाँ बीचों बीच से ये रिवेट शियर कर गया। अब क्या होगा कि इतना पोर्शन एक तरफ चला जाएगा और इतना पोर्शन दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि जॉइंट फिर से फेल हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ है। ये है सेकंड फिगर में सिंगल कवर बट जॉइंट, जिसमें ये दो मेन प्लेट हैं और एक ये कवर प्लेट है। इनको यूज करके सिंगल रिवेटिंग की गई है। सिंगल रिवेटिंग, डबल रिवेटिंग, ट्रिपल रिवेटिंग, इन सब का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। हमको ये देखना है कि किसी एक मेन प्लेट पर रिवेट की कितनी रो बन रही हैं। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं ये है एक मेन प्लेट। तो एक मेन प्लेट पे रिवेट की कितनी रो बन रही है? 1। और ये है दूसरी मेन प्लेट। दूसरी मेन प्लेट पे रिवेट की कितनी रो बन रही है? 1। तो हम देख सकते हैं कि एक मेन प्लेट पे एक रो बन रही है रिवेट की, इसलिए ये सिंगल रिवेटिंग है। तो इसमें खास बात ये है कि अगर लैप जॉइंट है या सिंगल कवर बट जॉइंट है तो ऐसी सिचुएशंस में रिवेट अगर एक जगह से शियर हो जाएगा तब भी वो जॉइंट फेल हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं सिंगल शियर है, यहाँ पर रिवेट अगर एक जगह से शियर हो गया तो इसका मतलब कि अब ये रिवेट ज्वाइनिंग करने में फेल है और प्लेट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। सेम कंडीशन यहाँ है, ये रिवेट एक जगह से फेल हो गया, उसी समय ये रिवेट भी एक जगह से फेल हो जाएगा। तो ये सब सिंगल शियर का केस है, मतलब रिवेट में किसी एक जगह पे शियरिंग हो गई। तो इस तरह के फेल्योर को बोलते हैं फेल्योर ड्यू टू शियरिंग ऑफ द रिवेट। तो रिवेट का कितना एरिया इस शियरिंग को अवॉइड करेगा, क्योंकि इनिशियली रिवेट रेजिस्ट करेगा कि फेल्योर ना होने पाए। तो जो रिवेट का क्रॉस सेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि कितनी एरिया है जो इस लोड को रेजिस्ट कर रही है। तो अगर रिवेट का डायमीटर स्मॉल d है तो रेजिस्टिंग एरिया क्या हो जाएगी? π/4 d²। यही एरिया अपने आप को
शियर होने से प्रिवेंट करेगी। लेकिन अगर जॉइंट ऐसा है जो कि डबल कवर बट जॉइंट है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये है मेन प्लेट, एक कवर प्लेट, दूसरी कवर प्लेट, इसको बोलते हैं डबल कवर बट जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर दो कवर प्लेट इस्तेमाल हुई हैं। लेकिन अभी रिवेटिंग कैसी है? सिंगल रिवेटिंग। ये एक सिंगल रिवेटिंग है, क्योंकि एक मेन प्लेट पर रिवेट के कितने रो बन रहे हैं? 1। लेकिन ये सिंगल रिवेटिंग तो है, लेकिन इसमें डबल शियर हो रहा है। डबल शियर कैसे? जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ड्यू टू अप्लाइड लोड, मान लीजिए कि कोई रिवेट है, यहाँ से शियर हो गया, तब भी जॉइंट फेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी इस मेन प्लेट और इस कवर प्लेट में जो रिवेट है वो अपने पोजीशन पे बना हुआ है, इसलिए ये जॉइंट सेपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर रिवेट यहाँ से भी फेल कर जाए और यहाँ से भी फेल कर जाए, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो मेन प्लेट है ये निकल कर बाहर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डबल कवर बट जॉइंट है तो ऐसे जॉइंट में जो रिवेट की शियरिंग होती है वो डबल शियरिंग होती है। रिवेट दो जगह से शियर होगा तभी फेल्योर ड्यू टू शियर होगा। तो अगर लैप जॉइंट है या सिंगल कवर बट जॉइंट है तो वो एक सिंगल शियरिंग का केस है, लेकिन अगर डबल कवर बट जॉइंट है तो वो एक डबल शियरिंग का केस है। रजिस्टिंग एरिया अब भी वही रहेगी, π/4d²। तो हमने d एज्यूम किया है डायमीटर ऑफ द रिवेट। टाउ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर रिवेट मटेरियल। रिवेट जिस मटेरियल का बना है उसकी परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ है, और स्मॉल n है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं कि क्या है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। जैसे मान लीजिए कि कोई रिवेटिंग की गई है, अब इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवेट के 3 रो बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये एक ट्रिपल रिवेटिंग का केस है, क्योंकि यहाँ पर एक मेन प्लेट पर रिवेट्स के 3 रो बन रहे हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ, तो क्या होगा? तो देखिए पिच लेंथ क्या होती है कि किसी एक रिवेट के सेंटर से एडजेसेंट रिवेट के सेंटर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये और ये। अब देखिए कि इस एक पिच लेंथ में कितने रिवेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हाफ रिवेट, ये हाफ रिवेट बल्कि हो गया 1, ये हाफ रिवेट, ये हाफ रिवेट 2, ये हाफ रिवेट, ये हाफ रिवेट 3। यानी कि यहाँ पर पिच लेंथ जो नंबर ऑफ रिवेट्स हैं वो 3 हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक मेन प्लेट पे रिवेट की 2 रो बन रही है, 1 एंड 2। तो ये डबल रिवेटिंग का केस है। इसमें भी अगर हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ क्या है, तो पहले हम पिच ड्रॉ कर लेंगे। ये है पिच, यानी कि एक रिवेट के सेंटर से एडजेसेंट रिवेट के बीच की डिस्टेंस ये। तो अब देखिए कि इस पर पिच लेंथ में कितने रिवेट्स आ रहे हैं। तो हाफ रिवेट यहाँ, हाफ रिवेट यहाँ, 1 हो गया। हाफ रिवेट 1 यानी कि 2।
तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जिस टाइप की रिवेटिंग है, यानी कि जितने रो बन रहे हैं रिवेट्स के, सेम वही होता है नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ। अगर डबल रिवेटिंग है तो वहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितने होंगे? 2। अगर सिंगल रिवेटिंग है तो नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ कितने होंगे? 1। सेम इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर कि अगर सिंगल शियरिंग का केस है तो जो रजिस्टिंग एरिया है वो है π/4 d²। अगर डबल शियर का केस है, जैसे कि डबल कवर बट जॉइंट में था, तो ऐसे सिचुएशन में 2 जगह से शियर हो रहा है, तो जो शियरिंग एरिया है वो है 2 टाइम्स π/4 d²। लेकिन अगर हम बॉयलर डिजाइन कर रहे हैं तो IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन ने कहा है कि वहाँ पर डबल शियर जब होगा तो हम 2 की जगह 1.875 कंसीडर करेंगे। उस समय ये फार्मूला हम कंसीडर करेंगे फॉर शियरिंग ऑफ द रिवेट। यानी कि अगर जनरल पर्पज के लिए रिवेटिंग की गई है किसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, बिल्डिंग को फॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे डबल शियरिंग होगी तो हम फार्मूला रखेंगे 2 टाइम्स π/4 d²। लेकिन बॉयलर के केस में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये शियरिंग एरिया डिपेंड करेगी कि सिंगल शियर हो रहा है कि डबल शियर हो रहा है। अब सिंपली अगर इस एरिया को हम शियरिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा शियरिंग लोड। तो अगर सिंगल शियरिंग है तो π/4 इंटू d², ये क्या हो गया? शियरिंग लोड। और अगर n नंबर ऑफ रिवेट्स हैं एक्शन में तो टोटल शियरिंग लोड कितना हो जाएगा? n टाइम्स π/4 d² इंटू टाउ। अगर डबल शियरिंग का केस है तो शियरिंग एरिया मल्टीप्लाइड बाई शियरिंग स्ट्रेंथ 2 टाइम्स π/4 d² इंटू टाउ। ये हो गई शियरिंग स्ट्रेंथ, शियरिंग रेजिस्टेंस। और n रिवेट्स हैं तो मल्टीप्लाइड बाई n। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द बॉयलर जॉइंट। तो इस तरह से जो PS आ रहा है उसको बोलते हैं शियरिंग रेजिस्टेंस या शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट। यानी कि इस स्ट्रेंथ तक अगर अप्लाइड लोड है तो उस रिवेट में शियर नहीं होगा। लेकिन अगर अप्लाइड लोड इस शियरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया तब फिर वो रिवेट शियर कर जाएगा। लास्ट है क्रशिंग ऑफ द प्लेट और रिवेट। अब मान लीजिए कि बाकी कोई फेल्योर नहीं हो रहा है और रिवेट भी ऐसा है जिसकी शियरिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये हो सकता है कि लोड अप्लाई होने पे ये रिवेट इस प्लेट पर फोर्स अप्लाई करे और इसको क्रश कर दे। इससे क्या होगा कि प्लेट का डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा, प्लेट में जो होल है उसका डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर रिवेट क्रश होता है तो रिवेट का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक टाइट जॉइंट हमको मिल रहा था प्लेट और रिवेट के बीच में, वो जॉइंट लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से फेल्योर है, क्योंकि जॉइंट्स लूज नहीं होने चाहिए, खास करके प्रेशर वेसल्स में। तो इसमें अगर हम देखें तो रिवेट का वो पोर्शन जो प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, अगर हम उसकी प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट करें तो हो जाएगा D इंटू टी, जहाँ D क्या है? डायमीटर ऑफ द रिवेट एंड T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। यानी कि जैसे ये प्लेट है T थिकनेस वाली और इस पर रिवेट लगा हुआ है, हम इसको सामने से देख रहे हैं, तो ये एरिया है
जो रिवेट के साथ प्लेट कांटेक्ट में बनाए हुए है। तो एरिया कितनी हो गई, D इंटू टी। तो क्रश होने के लिए इस एरिया को क्रश होना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी मैंने प्रॉपर फिगर डाल के समझाया हुआ है कि नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ क्या होते हैं, जैसा कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक ट्रिपल रिवेटिंग है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 रो बन रहे हैं रिवेट के, और ये जो डिस्टेंस है ये है पर पिच लेंथ। तो देखिए हाफ रिवेट हाफ रिवेट हाफ रिवेट। हाफ रिवेट हाफ रिवेट हाफ रिवेट, टोटल 3 रिवेट्स यहाँ पर बनेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे क्रशिंग एरिया की। क्रशिंग एरिया है D इंटू टी। अगर इस एरिया को हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगी टोटल क्रशिंग एरिया, क्योंकि n नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच लेंथ आर इन एक्शन। तो ये है टोटल क्रशिंग एरिया। अगर इस एरिया को हम क्रशिंग रेजिस्टेंस यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा क्रशिंग रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट और रिवेट। क्रशिंग किसी की भी हो सकती है, चाहे रिवेट की चाहे प्लेट की। तो इसको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। तो फेल्योर में जो हमने पहला डिजाइन किया वो किया मार्जिन के लिए। उसके बाद हमने देखा टीयरिंग रेजिस्टेंस, फिर सीयरिंग रेजिस्टेंस एंड देन क्रशिंग रेजिस्टेंस। तो मार्जिन तो हम पहले ही सेट कर लेते हैं 1.5 टाइम्स D। न्यूमेरिकल में हम ये देखेंगे कि टीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी आ रही है और सीयरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी वही होगी स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट।